देश व दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले ही लोकसभा स्थगित होने पर केंद्र मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया है। उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा है कि हम सभी चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही विपक्ष ने अपना एजेंडा पेश किया कि सरकार एक निश्चित समय सीमा तय करे कि उसके बाद सर के मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले ही ऐसी शर्त लगाना ठीक नहीं है। यानी जो विपक्ष ने किया है, शर्त रखी है, वो पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी। चलिए, केरल के समुद्र तट से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित महज 5 लाख आबादी वाले छोटे से द्वीप देश मालदीव से रिश्ते भारत के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। आपको बता दें, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव का दौरा 6 साल बाद मुमकिन हो पाया है। तो इसलिए कि वे चीन और पाकिस्तान की कोशिशों से जिस तरह से भारत विरोधी माहौल बनाया गया था, उसी से बेअसर करने में थोड़ा सा वक्त लगा है। 24 से 26 जुलाई के बीच इस दौरे में प्रधानमंत्री मालदीव के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे और ढेर सारी वित्तीय सौगातें लेकर गए थे। माले हवाई अड्डे पर उनकी अगुवाई के लिए आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ खुद मौजूद थे। उन्होंने मालदीव की आबादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो वहीं भारत के साथ रिश्तों को पुराने स्तर पर बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये इसी के संकेत हैं। सदन के चलते मानसून सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संकेत दिया है कि आज उनके इस बहस में बोलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा को देखते हुए आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वहीं थरूर ने मुस्कुराते हुए संवाददाताओं से कहा है कि मौन व्रत है, मौन व्रत है। थरूर ने एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किया था, जो विभिन्न देशों का दौरा करके आया था और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख से अवगत करा रहा था। चलिए, बिहार विधानसभा से पहले पूर्णा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने गठबंधन कर लिया है। पप्पू यादव ने सुझाव दे दिया कि किशोर और पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। यादव ने यह भी कहा है कि अगर पासवान को एनडीए पसंद नहीं है तो वो उनका स्वागत करेंगे। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हाथ जो मिला लिया है। चलिए, आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा फिलिस्तीनों को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद यूनाइटेड किंगडम में इस बहस में काफी प्रगति की है, यानी आगे बढ़ी है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अनुसार आपको बता दें, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर अपनी ही सरकार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा यह घोषणा करने का दबाव है कि यूनाइटेड किंगडम एक और फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देता है। तो वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति की निंदा करते हुए युद्ध विराम का आह्वान करते हुए एक बयान में कहा है कि राष्ट्र का दर्जा फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के लिए कोई समय सीमा अभी तय नहीं की है। चलिए, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक दल से दूसरे दल में जा रहे एक और जहां पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला किसी एक पार्टी में नहीं बल्कि हर पार्टी में नजर आ रहा है। अब आपको बता दें, हाल ही में जदयू के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हाथ मिला लिया है।
तो दूसरी तरफ कई नेताओं ने हाथ छुड़ा लिया है। इसी कड़ी में एक और पार्टी को झटका लगा है। जी हाँ, हम ओवैसी की पार्टी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एडवोकेट उन्होंने साथ छोड़ दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यूथ एआईएमआई के बिहार प्रभारी एडवोकेट अजमल कलाम ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अजमल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है। खुद तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी दी है, यानी कि पूरी पुष्टि की है। अब आपको बताते चले कि अजमल ने रजक की सदस्यता ग्रहण की है और उनका कहना है कि वो जनता दल के तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व और युवा सोच से प्रभावित होकर उनके साथ आए हैं। खैर बहरहाल सिलसिला जारी है नेताओं का इधर से उधर होने का। चलिए खबर हो जाए उत्तर प्रदेश से भी, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक इतिहास रच दिया है। सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर बने रहने का गौरव हासिल कर चुके हैं। वो लगातार 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के 8 साल 127 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहीं योगी ने पहली बार आपको बता दें 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में उन्होंने साल 2022 में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया और उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में 5 साल का कार्यकाल पूरा करा और फिर दोबारा चुने जाने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना यूबीटी गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दे डाला है। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें अमित शाह को उन्होंने सबसे आगे बताया है, यानी कि अमित शाह भी इस काम में आगे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद को लेकर जो होड़ मची हुई है उसमें सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वहीं राजनाथ सिंह को लगता है कि मैं बनूंगा और किसी और को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बनूंगा। उन्होंने कहा है ये जो मेमे की राजनीति चल रही है इससे देश और भारतीय जनता पार्टी दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मोदी किसी भी सूरत में अमित शाह को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं होने देंगे। तो वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के हालिया इस्तीफे पर भी संजय राउत ने अपनी राय देते हुए साफ तौर पर कहा है कि यह सितंबर की राजनीति की शुरुआत है। जी हाँ, जो बड़े राजनीतिक खेल होने वाला है उसकी बुनियाद धनखड़ के इस्तीफे से साफ तौर पर जुड़ी हुई है। राउत ने इशारे में आने वाले समय में बीजेपी के भीतर बड़े राजनीतिक फेरबदल की संभावना जता दी है। चलिए बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लेकर भी यह खबर आपको सुनाते चले। दरअसल आमिर खान के घर अचानक आईपीएस अफसरों की एक टीम पहुंची है। करीब 25 अफसरों की एक टीम को आमिर खान के घर जाते हुए देखा गया है। इसके बाद बॉलीवुड के गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। आखिर किस वजह से अफसरों की इतनी बड़ी टीम एक्टर से घर पहुंची है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर खान के घर एक लग्जरी बस और कई पुलिस गाड़ियों का एक काफिला पहुंच गया। खास बात ये रही कि इन गाड़ियों से उतरते हुए कोई भी सामान्य पुलिसकर्मी नहीं नजर आया है, बल्कि प्रशासन के सबसे उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी, जिनकी कुल संख्या 25 आईपीएस अफसर थी। इसके बाद हर कोई ये जानने को बेताब है कि इतने सारे आईपीएस अधिकारी आमिर खान के घर आखिर क्यों पहुंचे हैं। मानसे प्रमुख राज ठाकरे रविवार को अपने चचेरे भाई शिवसेना यूबीटी के नेता उदय ठाकरे के 65वें जन्मदिन पर मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री का दौरा किया है।
इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच तनाव कम होना और संबंधों में सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। राज ठाकरे के साथ मानसी के दो वरिष्ठ नेता बाला और नितिन सरदेसाई भी मौजूद थे। अंदर राज और उदय ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ एक संयुक्त तस्वीर खिंचवाई है। मानसी प्रमुख ने बाला साहब की कुर्सी पर बैठकर आशीर्वाद भी लिया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों से बात की है। दोनों ही देश के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए तुरंत सीज फायर की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि हम थाईलैंड और कंबोडिया के साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन अब मुझे इसकी जानकारी मिली है कि एक दूसरे को ये मार रहे हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ये मेरे लिए आसान काम होने वाला है, क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान को भी समझाया था। ऐसी ही न्यूज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।